नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, वर्ण विचार की उस श्रृंखला के बाद, टेस्ट पेपर के बाद अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक जिसका नाम है संधि। वर्णों के बाद में जब हम वर्णों का योग करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? संधि होता है। और आप सबको पता है कि परीक्षा में संधि संबंधी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। रीट, टेट या अन्य किसी भी राज्य का टेट एग्जाम हो, ग्रेड सेकेंड फर्स्ट की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बहुत अधिक संख्या में प्रश्न संधि से पूछे जाते हैं। अब संधि में भी 3 प्रकार के भाग हैं। वहाँ स्वर संधि भी है, व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। तो हम बारी बारी तीनों ही संधियों के एकदम बढ़िया तारतम्यता के साथ सार्थक प्रश्न, अर्थपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं उनको हम लेकर के चलते हैं। विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश हम करेंगे। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, सुप्रभातम। एक बार आप सभी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे साथी हमारे जुड़ जाए और जो लोग बिछड़ गए हैं, कुंभ के मेले में चले गए हैं शहर में घूमने, तो वो लोग सब आ जाएं। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, सुप्रभातम। बिल्कुल नमस्कार सर, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभातम। जल्दी से एक बार वीडियो के लिंक को आप फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मेरे पास आज तक व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे, मेरे पास 50-60 हैं, लेकिन मेरे पास कभी लिंक किसी का आया ही नहीं आज तक। इसका मतलब है कि आप लोग इसको शेयर करते ही नहीं है ना। माँ क्या है कि घर में रोज़ रोज़ कहती रहती है, तो माँ की उस कहने का या डांट फटकार का बच्चे पर प्रभाव ही नहीं रहता। तो शायद मैं भी कहता हूँ, इसलिए आप लोग सोच लेते हैं कि जैसे मम्मी हमारी, ये भी मम्मी जैसे हैं, कहते रहते हैं तो क्या हो गया, कहने दो। तो दादा भाई ऐसा मत करो, आप सब लोग शेयर करो इसको एक बार फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आप इसे एक बार शेयर करें ताकि सभी साथी हमारे जुड़ जाएं। और शिक्षण में आनंद एक अलग ही आ जाता है, जब सब जुड़ जाते हैं तो अलग ही बात है। ठीक है, तो बहुत शानदार सीरीज़ है और आज इस सीरीज़ से ही जो जुड़ेंगे तभी आगे की सीरीज़ में मज़ा आएगा, क्योंकि प्रश्नों की जो तारतम्यता है वो बनी रहती है और हमें ध्यान रहता है कि हम कहाँ पढ़ रहे थे और कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप बुला लीजिएगा, तब तक हम अब आगे बढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी बातों को आप गंभीरता से लेते हैं। हम संधि में जो पहला संधि का प्रकार है व्यंजन संधि, वहाँ से स्टार्ट करेंगे आज, है ना। एक एक प्रश्न सार्थक है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किए हुए प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, समीचीनम नास्ति। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न नहीं होकर के हम एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्नों को साथ लिए हुए चलेंगे, इसलिए बहुत गंभीरता से चारों ऑप्शन पढ़ते हुए आपको उत्तर देना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ध्यान रखिएगा, अभी आपकी जो जल्दबाजी है ना, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो सार्थक प्रश्न है तो उनकी सार्थकता भी कब होगी? जब आप धैर्य के साथ उनका उत्तर दें, है ना, उनको पढ़ें, चारों ऑप्शन को देखें, निरीक्षण के बाद उनको थोड़ा विचारें, चिंतन करें, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये डेफिनेटली इसका उत्तर होगा, तो वो उत्तर सामने आप रखें, तब तो प्रश्नों की सार्थकता है, वरना फिर मामला गड़बड़ है। संधि के बारे में पूछ रहे हैं, जो संधि शब्द है उसके बारे में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन अब सद में से कौन सा कथन समीचीन का मतलब सही, न यानी नहीं, अस्ति मना है। जो सही नहीं है इसका मतलब एक कथन ऐसा है जो गलत कहा गया है, उस गलत कथन को आपको छांटना है। पहला है उपसर्गः सम, धातुः धी, प्रत्ययः की और धातुः डुधाएं। तो दोस्तों चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं देखने को तो, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तुलनात्मक कम सही है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए जल्दी से। ऐसे ही प्रश्नों को देने का, पढ़ने का, लिखने का आनंद आता है जहां चारों ऑप्शन पढ़ के आपको उत्तर देना पड़े या उत्तर निकालने के लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने को मजबूर कर दिया जाए, है ना। बहुत बढ़िया। उत्तर क्या है इसका? धी। क्योंकि संधि शब्द का जब निर्माण होता है तो वास्तव में वहाँ उपसर्ग कौन होता है आपका? पहला सम। सम उपसर्ग के बाद में जो ओरिजिनल धातु होती है उसका नाम होता है डुधाएं। डुधाएं में बसता है धा और उसके बाद प्रत्यय लगता है की प्रत्यय में शेष रहता है ह्रस्व ई। समझ रहे हैं आप? अब देखो होता क्या है कि निर्माण की प्रक्रिया है, जब धा धातु से कोई प्रत्यय किया जाए तो वहाँ धा के आ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब ये देखिए ध बचा, ई की में आपका ई बसता है तो आगे ई मिल जाएगा।
इधर भी एक प्रक्रिया होती है, सम के मैं को आप अनुस्वार करते हैं, मौनुस्वार आपने सूत्र पढ़ा है, ये देखिए इस तरह हो जाता है। तो सम ध ई। अब अनुस्वार को भी आगे यदि पंचम अक्षर को छोड़कर कोई भी अक्षर आ जाए, या सामान्य 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी अक्षर आ जाए, ऐसा कोई भी आगे व्यंजन वर्ण हो जिसके पास में पंचम वर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति में अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले अक्षर का 5वां वर्ण हो जाता है। संधि आप पढ़ेंगे अनुस्वार परसवर्ण संधि, जहाँ आप पढ़ाते हैं अंकेत, अंचेद, कुंठित, गुम्फित, ऐसे आप कई सारे उदाहरण पढ़ते हैं। तो अनुस्वार के बाद में तवर्ग का अक्षर है, इसलिए तवर्ग का 5वां अक्षर आ जाता है न। आप देख रहे हैं धातु आपकी में बचा ध में मिलेगा ई, और आपका शब्द बनता है संधि। तो दोस्तों उपसर्ग कौन है? सम है। ओरिजिनल जो धातु है उसका नाम डुधाएं है, और डुधाएं में बसता क्या है? धा। प्रत्यय आप लगाते हैं की, तब आपका शब्द बनता है संधि। यहाँ पर धातु धी नहीं, धातु डुधाएं है, या फिर धा धातु भी होती तो भी हमारा व्यवहार में काम चल जाता, लेकिन धी धातु का प्रयोग संधि शब्द के निर्माण में नहीं किया गया है। धी तो बनता है प्रक्रिया से, भाई धा धातु है, आ का लोप किया और उसमें की प्रत्यय का ई मिला दिया, तब जाकर के आपका धी बनता है। तो धातु है धा या दुधाई। तो इसमें गलत छांटना था आपको। तो उपसर्ग सम सही है, प्रत्यय की भी सही है, दुधाई धातु भी सही है, लेकिन गलत जो है वो कथन ये है, और इसमें आपको जो गलत है उसी को पकड़ना था। ठीक है, बहुत बढ़िया आया, अच्छा लगा। अगला प्रश्न इससे भी बेहतर है, आप सब कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स करके आप इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपके सामने। समीचीनम नास्ति। समीचीन मतलब सही, नास्ति यानी नहीं है। जो सही नहीं है इसका मतलब जो भी आपको गलत लगे। अच्छा, कई बार क्या होता है समीचीनम नास्ति ऐसे प्रश्नों में भी समस्या आ जाती है, हम भूल जाते हैं समीचीनम अस्ति, समीचीनम नास्ति। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करें? ऐसे प्रश्नों के लिए आपको करना चाहिए कि जो कथन गलत है उसको छांट लो, क्योंकि जो गलत होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधान करना संधि कहलाता है, ये तो सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। वर्ण मेलनम संधि, वर्णों का मेल संधि कहलाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि संधान शब्द का अर्थ ही मेल होता है, तो उसी का वापस अर्थ बताया गया, तो ये भी सही है। संधि शब्द पुल्लिंग, संधि शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में लिखा है संधि शब्द स्त्रीलिंग, संधि शब्द तो स्त्रीलिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कथन गलत आपको लग रहा है जल्दी से आप उसका उत्तर बता दीजिए। इस प्रश्न का यदि आपने उत्तर बता डाला तो लैब्जी का लाला। और आप अभी तक यदि आपने वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया है तो मेहरबानी करें, इसके लिंक को आप फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। 1000-1200 लोगों से हमने शुरुआत की है ना। 2 दिन में क्या चला गया, आप सब लोग जो है इसको पूरा बर्बाद करके रख दिए हैं भैया। तो जल्दी से बुला लीजिए आप सबको। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा हिंदी और संस्कृत की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। संस्कृत में कुछ अलग तरह का प्रोग्राम होता है कहीं कहीं, तो हिंदी में कुछ हमारी अलग व्यवस्थाएं और विशेषताएं और मौलिकताएं होती हैं। प्यारे साथी, उत्तर मिल गया आप सभी को। इसमें जो गलत बात है वो कौन सी है कि संधि शब्द में स्त्रीलिंग है। ये गलत क्यों है? क्योंकि संधि शब्द में वास्तव में स्त्रीलिंग नहीं होता, संधि शब्द में तो वास्तव में पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर है वो तो मिल गया आपको संधि। इसका मतलब बाकी तीनों चीज़ें आपकी पढ़ने योग्य हैं कि वर्णों का संधान करना संधि कहलाता है, कि संधि शब्द का जो आपने सम उपसर्ग दुधाई या धा धातु से की प्रत्यय जो किया है उसका व्याकरण सम्मत अर्थ यही होता है। यानी व्याकरण का जो अर्थ है ना संधि शब्द का, वो आपका यही होता है कि वर्ण संधानम संधि, जिसको आप कहते हैं ना व्युत्पत्ति वाला अर्थ या व्याकरण वाला अर्थ, तो वो आपका वर्ण संधानम संधि। ये सामान्य अर्थ है कि संधान का मतलब क्या होता है। तो आपसे पूछे कि संधानम किम, तो हम कहेंगे संधान मेलनम। इसका मतलब वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तीसरी बात है कि संधि शब्द पुल्लिंग है, ये कैसे है? प्यारे साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो विशेष लिंग वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, या यूँ मान लीजिए कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनको शब्द या धातु से लगाने पर हमेशा एक फिक्स लिंग हो जाता है उस शब्द का। तो के प्रत्यय जहाँ जहाँ लग जाता है वो शब्द हमेशा पुल्लिंग में चला जाता है। जैसे आपने यहाँ सम धा की लगा दिया संधि, प्रधा की तो शब्द बन जाता है प्रधि, सम आधि बन जाता है समाधि। अब समाधि शब्द भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हमारे संस्कृत में इसको हम पुल्लिंग में ही व्यवहार करते हैं, है ना। तो समाधि, व्याधि,
प्रधि, संधि, ये सारे शब्द हैं जो आपके वास्तव में क्या हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। कारण क्या है कि जहाँ की प्रत्यय लग जाता है वो सारे शब्द आपके पुल्लिंग में हो जाते हैं। ठीक है भैया। अभी और भी इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करें तो जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, एक घय प्रत्यय आप लगाओगे और घय प्रत्यय में अ बसता है, उससे बनने वाले सारे शब्द पुल्लिंग में जाते हैं। जैसे कारः, गारः, मारः, भावः, व्यावाह, इस प्रकार से चालः, पादः, ऐसे। उसी प्रकार से एक आपका इक्तिन प्रत्यय आता है। इक्तिन प्रत्यय में ती बसता है और ती प्रत्यय या इक्तिन प्रत्यय जिसमें लग गया वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होता है। जाति, मति ही, हति ही, बुद्धि ही, लब्धि ही, ऐसे शब्द आपके वहाँ होते हैं। इसी प्रकार से कुछ विशेष प्रत्ययों के लगने पर, जैसे हम तल प्रत्यय की चर्चा हम करते हैं, ये मत आपका तद्धित प्रत्यय होता है, तल में हमेशा उसकी जगह ता हो जाता है। जैसे देवता, मनुष्यता, मानवता, बंधुता, मृदुता, कठोरता, वो आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ऐसे ही त्व प्रत्यय जहाँ आप लगा देते हैं वो आपका नित्य नपुंसक लिंग शब्द हो जाता है। जैसे ये भी तद्धित प्रत्यय है, मनुष्यत्वम, है ना, बंधुत्वम, मृदुत्वम, इस प्रकार से देवत्वम, ये सब नपुंसक लिंग में चले जाते हैं। इसी प्रकार आपने प्रत्यय का नाम सुना है, कृत प्रत्यय में आप लिट प्रत्यय पढ़ते हो, लिट में यू बसता है और उसके स्थान पर अन आदेश हो जाता है। ये जहाँ जहाँ लग जाता है वो शब्द भी आपका नित्य नपुंसक लिंग में चला जाता है। जैसे आपने पढ़ा था व्याकरणम, पठनम, हसनम, गमनम, लेखनम, है ना, भाषणम, वदनम, ऐसे कई सारे शब्दों का निर्माण होता है। तो घय जिसमें लग जाए वो नित्य पुल्लिंग होता है, इक्तिन जिसमें लग जाए वो नित्य स्त्रीलिंग होता है, तल जिसमें लग जाए वो भी स्त्रीलिंग होता है, तो लग जाए तो नपुंसक लिंग होता है, लुट लग जाए तो भी नपुंसक लिंग होता है। ठीक है भैया। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 3। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत प्यारा है और ज्ञान उपयोगी है और परीक्षा उपयोगी तो खैर है ही है। जल्दी से वीडियो के लिंक को आप शेयर करें, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, वरना यहाँ सभी साथियों की बाढ़ आ जाती। परीक्षा के इस माहौल में 15,000 20,000 लोग एक साथ नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन आप लोग शेयर करते नहीं हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, बातें कर ली जाए पर इसको शेयर ना की जाए, ये वाली बात है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छी बातें और बहुत सारी बातें लिए हुए सवाल है। इसको कर डाला तो फिर लाइफ चिंगा लाला। पूछ रहा है आपसे, मित्रवत भवंती, मित्रवद, मित्रवद वद का मतलब होता है समान, तो मित्र के समान भवंती होते हैं। संधि की प्रक्रिया में, संधि के प्रसंग में मित्रवत किन्हें कहा गया है? आदेश को, विकार को, आगम को, कोई भी नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए भाई साहब। बहुत अच्छे। मित्रवत किसको कहा गया है? मित्र के समान किसको कहा गया है? चलिए, सबने अच्छा उत्तर दिया है। जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा उत्तर दे लेते हैं, बाकी टमक टमक देख लेते हैं कि यार ये क्या है, ये पता नहीं कौन सी बला आ गई। चलो भैया, इसकी व्याख्या हम करते हैं कि मित्रवत यानी मित्र के समान, भवंती यानी होते हैं। तो मित्र के समान किसको कहा गया है? तो व्याकरण शास्त्र में मित्र के समान आगम कहा गया है। होता क्या है कि संधि में कौन कौन से कार्य होते हैं? तो वहाँ पर सामान्य परिभाषा में वर्ण संधान संधि है, वर्ण मेल करना संधि है, लेकिन दो वर्णों का मेल हो जाना मात्र संधि नहीं है। कभी कभार मेल ही नहीं होता, कभी कभार एक शब्द के अक्षर के स्थान पर दूसरा अक्षर आ जाता है, कभी कभी किसी एक अक्षर का लोप हो जाता है। तो कुछ कार्य होते हैं संधि में। तो वहाँ लिखा है कि लोपागम वर्ण विकाराः, लोपागमादेश वर्ण विकाराः संधि। लोपागम वर्ण विकाराः या लोपागम आदेश वर्ण विकाराः संधि, ये वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है कि लोप कर देना, किसी वर्ण को गायब कर देना। कभी कभी आप वर्ण का ही लोप हो जाता है ना, जैसे आप विसर्ग संधि में लोप करते हैं विसर्ग का। एक होता है आगम। आगम का मतलब होता है दोस्तों आना। जब दो वर्णों के मध्य कोई नया वर्ण आ जाता है तो उसे हम आगम कहते हैं। जैसे बहुत सारे आगम हैं। तुक, जैसे कुक, धुट, नुट, मुट आदि आगम हैं। जैसे आप लोगों को विशेष रूप से संधि कार्य में पढ़ाया मैंने, हालांकि पाठ्यक्रम में सब नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ाया कि विच्छेद में च का आ जाता है ना बीच में, तो तुक आगम का रूप होता है। ऐसे अनुच्छेद में च आ जाता है, वो भी तुक आगम का रूप है। तो दो वर्णों के मध्य मान लीजिए कि एक वर्ण आगे होगा, एक वर्ण पीछे होगा, और बीच में आकर के कोई बैठ जाए जो आगे वाले को डिस्टर्ब ना करे, पीछे वाले को भी डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे वर्ण को हम कहते हैं आगम, है ना। दूसरा होता है दोस्तों इसका व्यवहार मित्र के समान, क्योंकि ये दोनों में से किसी को भी नहीं बोलता कि तू जा मैं आऊँगा। एक होता है आदेश।
आदेश का मतलब होता है दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण कर देना, या किसी एक वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण कर देना, यानी पहले कुछ था अब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे हम आदेश कहते हैं। जैसे इक के स्थान पर यण आदेश हो जाए, समान वर्ण हो तो पूर्व और परवर्ण के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाए, तो इसमें क्या होता है, थोपड़ा ही चेंज हो जाता है वर्णों का, और इसका व्यवहार होता है कि तू जा मैं आ रहा हूँ। तो इस प्रकार का शत्रु के समान व्यवहार होता है। यहाँ प्रश्न आपसे कर रहा था कि मित्र के समान कौन होते हैं, तो मित्र के समान आगम होते हैं, क्योंकि आगम किसी को परेशान नहीं करते। दो वर्णों के बीच में आकर जैसे मम्मी पापा के बीच में बच्चा बैठ जाता है, वैसे ही सामान्य आगम भी उन दो वर्णों के मध्य आकर के अपनी जगह ले लेता है, इसलिए इसके व्यवहार को मित्र के समान। और जो आदेश या विकार होते हैं, उन आदेश और विकारों को या इनके व्यवहार को शत्रु के समान कहा गया है। आदेश किसके समान कहा गया है, शत्रु के समान कहे गए हैं, और आगम किसके समान कहे गए हैं, मित्र के समान कहे गए। 2012 रीट में सब परीक्षा में प्रश्न भी आया कि बताइए मित्रवत भवंती आगमाः शत्रुवत भवंती आदेशाः। और किसी भी प्रकार का जो संधि में कार्य होता है, एक वर्ण की जाना आना, ये सब क्या है, विकार कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोगों को अच्छा आनंद आया होगा उत्तर देने में भी और इसकी व्याख्या में भी, तो आप खुश हो गए होंगे, और मुझे खुश हुआ है तो शेयर जरूर करेगा। इसलिए अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसे आप शेयर करें ताकि हम आगे के प्रश्नों को बहुत बढ़िया और तरीके से कर सकें। अब देखिए साहब, अगला प्रश्न है समीचीनम नास्ति, यानी सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है मतलब जो गलत है, तो उस गलत को आप छांट के अलग कर दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन बताना किसके बारे में है, संगीता पदे, संगीता के बारे में बताना है, संधि के बारे में बताना है। कह रहा है पहला उपसर्ग सम है। अभी हम संगीता शब्द को पढ़ रहे हैं, पहले हमने संधि शब्द विशेष को पढ़ा था, तो संधि को ही व्याकरण शास्त्र में संगीता कहते हैं। आप सबको बताया कि संगीता का मतलब क्या है, संधि है। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए परोपकार में कौन सी संधि है, तो आपको ये भी कह सकता है कि बताइए परोपकार में कौन सी संगीता है। ठीक है, संगीता का मतलब क्या होता है, वैसे सामान्य हम पढ़े तो परः सन्निकर्षः संहिता, पूर्व और परवर्ण के बीच में जब कोई तीसरा वर्ण नहीं होता, तो इस प्रकार की अत्यधिक समीपता का नाम ही संहिता होता है ना। और संहिता में कौन से कार्य हो जाते हैं, संधि। इसलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ संहिता हो, अर्थात दो वर्णों के मध्य कोई तीसरा वर्ण ना हो, तब वहाँ आराम से आप संगीता कार्य यानी कि संगीति कार्य कर सकते हैं। तो जो संहिता है, संधि का पर्यायवाची मान के चलिए आप, तो उस संहिता शब्द का निर्माण कैसे हुआ और उस निर्माण में कौन सी बात गलत है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। आप धड़ाधड़ उत्तर दे भी रहे, नहीं दे रहे तो आप देवें, प्रश्न को समझने का अभ्यास करें। संधि में बहुत शानदार पेपर है, बहुत खतरनाक पेपर है, इसमें तो बिना चारों ऑप्शन पढ़े आपको एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। तो सीरीज भी ऐसी ही होनी चाहिए, एक प्रश्न नहीं कर रहे हम अपने आप में चार चार कर रहे हैं। देखो इसमें मैं ऐसे भी दे सकता था कि बताइए संगीता में उपसर्ग कौन सा है, तो उत्तर होता सम। बताइए प्रत्यय में कौन सा है, बताइए इसमें धातु कौन सी है, बताइए इसमें लिंग कौन सा है। लेकिन मैंने एक एक प्रश्न में भी चार चार प्रश्नों को लिया है, इसकी गुणवत्ता को मैंने मेंटेन किया है। मेहनत करनी पड़ती है बहुत, और उस मेहनत की सार्थकता है कि आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जल्दी से जवाब दीजिए भैया, कौन सा कथन है जो गलत आपको लग रहा है। चलिए बढ़े आगे। उत्तर है इसका धातु ही, क्योंकि वास्तव में इसमें धातु का नाम ही नहीं है। दिखाई तो ही रहा है आपको, लेकिन धातु का नाम ही नहीं। बोला साहब कैसे बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक उपसर्ग है जिसका नाम है सम, और धातु आपकी वही है जो आपने पहले पढ़ी है, धा धातु, जिसका ओरिजिनल जो रूप होता है उसका नाम क्या पढ़ा था आपने वहाँ पर, दुधाय। उसमें बसता क्या है, धा। उसके बाद में आप एक प्रत्यय करते हैं अक्त, जिसमें त बसता है, और फिर इस शब्द को स्त्रीलिंग में ले जाने के लिए टाप कर देते हैं, जैसे अज से अजा, एडक से एड का आदि। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उपसर्ग कौन है, सम। इसका मतलब ये कथन तो सही है। धातु कौन सी है, दुधाएं, इसका मतलब यहाँ तो कहीं है ही नहीं, धातु का नाम ही है, तो यही कथन गलत था और आपको गलत ही छांटना था, इसलिए आपका उत्तर ये हो गया स। इसके बाद में प्रत्यय कौन सा है, बिल्कुल अक्त प्रत्यय भी है, और साथ में आप स्त्रीलिंग के लिए टाप प्रत्यय भी करते हैं। अब जब आपने टाप प्रत्यय कर दिया है तो निश्चित रूप से इसका लिंग स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि अकारांत कोई शब्द हो, टाप आप कर दो तो शब्द अपने आप ही स्त्रीलिंग में चला जाता। अब देखिए सम के मैं को आप अनुस्वार कर दीजिए, ये लीजिए साहब। उसके बाद में धा धातु में आपका दा है। अब यहाँ एक नियम आता है दधातेर ही, कि धा धातु के स्थान पर आदेश क्या हो जाता है, ही आदेश हो जाता है। सूत्र है दधातेर ही, आपके काम की विषय वस्तु नहीं है, सामान्य फिर भी आप याद रखना चाहें तो धातु में इसको करने वाला सूत्र है दधातेर ही। ठीक है,
ददातेर ही कहता है कि धा धातु के स्थान पर ही आदेश हो जाए यदि कोई कित्त आदि प्रत्यय प्रमेय हो। तो यहाँ अक्त प्रमेय का त है, ये देखिए अक्त प्रत्यय में त बसता है, टाप में आ बसता है, त और आ मिलके या ए और आ मिलके ता हो जाता है। ऐसे संगीता शब्द का निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों, धातु का नाम दा है, भावना में हकर के साथ संगीता में ही दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। दा धातु से क्त्वा करते हो तो हित्वा बनता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपको दा धातु स्मरण रखनी है। बहुत प्यारा प्रश्न था, आपको पता है, आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 और भी शानदार है। ये शुद्धि अशुद्धि का प्रश्न है कि आपको संधि और संहिता में लिंग ज्ञान है कि नहीं। अब एक ही शब्द के दो पर्याय शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन दोनों ही शब्दों में आप देख रहे होंगे लिंग दो अलग अलग हैं। तो ऐसे शब्दों का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न शुद्धि अशुद्धि का टारगेट भी बनते हैं। प्रश्न है समीचीनम नास्ति, समीचीन नहीं है, अर्थात जो सही नहीं है, इसका मतलब जो गलत है, तो गलत है वो आपका उत्तर हो जाएगा। का संहिता, कह संधि, का संधि, न कोपी, या फिर कोई भी गलत नहीं, इसका मतलब सारे सही हैं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। इसको कर डाला तो फिर लाइव का लाला। इसका मतलब आपने संहिता और संधि शब्द की व्युत्पत्ति को बहुत भली भांति समझ लिया होगा, यदि आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है तो। जल्दी से दीजिएगा, सभी उत्तर बताइएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, सब कमेंट्स करिएगा, धड़ाधड़ कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, धमा चौकड़ी मचा दो। तूफान आ जाना चाहिए संस्कृत सरस्वती टेस्ट सीरीज में, है कि नहीं। इतनी मेहनत के साथ, आप लोगों के साथ, शिद्दत के साथ, इतने जो है आप लोगों का ख्याल रखते हुए मैं हमेशा दुख सुख को परे करके भी हम सीरीज लेकर आपके लिए आते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में, संघर्ष का कार्य में भी हम आपके लिए थोड़ा समय निकाल के आते हैं। इसका कारण है कि आपसे जुड़ाव है, आपकी जिम्मेदारी ली है कि साहब परीक्षा के प्रश्न तो देने ही है, पढ़ा के देने हैं, टेस्ट से देने, कैसे भी देने हैं। तो इसीलिए कार्यक्रम किया है। पर आप लोग जब तक सक्रियता नहीं दिखाओगे, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लिंक शेयर नहीं करोगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह, तो बताओ कैसे मजा आएगा, है कि नहीं। चलिए, मिल गया सभी ने अच्छा उत्तर देने का। कुछ लोगों ने प्रयास किया भी है, बढ़िया है। कुछ लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, का मतलब होता है स्त्रीलिंग में कौन, संहिता यानी संधि है। अब देखो, ये स्त्रीलिंग मानते हैं ना संहिता शब्द को, तो स्त्रीलिंग के साथ तो स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा, इसका मतलब ये तो सही है। सही है तो हमारा उत्तर नहीं है। फिर लिखा है कह संधि। संधि शब्द में मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का ही आएगा, इसलिए किम का कह रूप, ये भी सही है। नीचे लिखा का संधि। अब देखिए, संधि शब्द पुल्लिंग है और का में लिख दिया स्त्रीलिंग, तो भैया पुल्लिंग के साथ तो पुल्लिंग का ही सर्वनाम शब्द आता है, इसलिए ये आपका मामला बैठा नहीं, ये गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ है दया, वही आपका उत्तर है। पकड़ लिया आपने। तो यहाँ का संधि नहीं होगा, कह संधि होगा। तो प्यारे साथियों, संधि का ही संधि और संगीता दो शब्द आप व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ध्यान रखिएगा। एक स्त्रीलिंग शब्द है और दूसरा पुल्लिंग है। जब किसी शब्द के लिए कोई विशेषण का प्रयोग किया जाता है, विशेषण ही कर रहे हो ना आप, सर्वनाम विशेषण भी होते हैं, तो वो सर्वनाम विशेषण भी आपका विशेष्य के अनुसार ही आएगा। स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का प्रयोग। अब स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग का प्रयोग या पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो गड़बड़ हो जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हुआ, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भैया। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6, बहुत ही धांसू सवाल है, जोरदार सवाल है, गजब का सवाल है, फाड़ू सवाल है। इसको कर डाला तो फिर लाइव चिंगा लाला। आप सबको पता है कि संधि हमेशा नित्य नहीं होती, कहीं कहीं वक्ता की इच्छा पर भी निर्भर करती है, और कहीं कहीं संधियाँ नित्य भी होती है। कहाँ नित्य होती है, कहाँ अनित्य होती है, यानी आपकी वक्ता की इच्छा विवक्षा पर निर्भर करती है। इसी से संबंधित एक बहुत प्यारा सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिया है। आशा करता हूँ ये आपको बेहद पसंद आएगा। प्रश्न है, संधि ही कुत्र कहाँ नित्य यानी नित्य, न यानी नहीं, भवती यानी होती है। तो जहाँ नित्य नहीं होती, इसका मतलब विवक्षा के अनुसार होती है, वो ऑप्शन यहाँ आपको छांटना है। भाई, जो दो प्रकार से संधि कार्य होते हैं, कुछ संधि कार्य कहीं तो कैसे होते हैं, नित्य होते हैं, और कहीं कहीं विवक्षा यानी वक्ता की इच्छा के इस अनुसार होते हैं। ये दो व्यवस्थाएं संधि कार्य में हैं कि कहाँ कहाँ तो संधि करनी ही पड़ेगी, उसको हम नित्य संधि कार्य कहते हैं, और कहाँ कहाँ विवक्षा यानी वक्तु इच्छा, वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, वो चाहे तो संधि करे और चाहे तो नहीं करे। ऐसा आपने बहुत विस्तार से सीख रखा होगा। तो कहाँ पर नित्य नहीं होती है, धातु उपसर्ग में होती है या नहीं होती,
एक पद में होती है या नहीं होती, समास में होती है या नहीं होती, वाक्य में होती है या नहीं होती। तो 4 जगह लिख रखी हैं, उत्तर जल्दी से आप बता दीजिएगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में मैं राम कुमार शास्त्री चौराहे पर खड़ा हूँ। यदि आप मुझे उत्तर बता दें तो मैं अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ जाऊँ। बताइए, संधि कहाँ नित्य नहीं होती है? संधि कहाँ नित्य नहीं होती है? बहुत बढ़िया जा रहे हो, अच्छा पढ़े हो तो ज़रूर जवाब दोगे। ठीक है, आया पकड़ में। संधि कहाँ नित्य नहीं होती भैया? वाक्य में नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये जो आप प्रारंभ के 3 जगह स्थान देख रहे हो ना, कौन कौन? धातु और उपसर्ग। याद रखिए, कभी भी धातु से पहले उपसर्ग आए तो उपसर्ग और धातु में संधि नित्य करनी पड़ती है। आप कभी भी धातु को उपसर्ग से अलग नहीं कर सकते। जैसे प्र प्लस एजते आप बना रहे हो ना, तो कभी भी आप प्र एजते अलग नहीं कहोगे। यहाँ पर आप पररूप संधि करके प्रेजते ही कहोगे। उपसर्ग को कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। अनु और अय, इसमें अनु उपसर्ग है, समझ रहे? तो इसको आप कभी भी अय से अलग नहीं कर सकते, आपको यहाँ संधि करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो धातु और उपसर्ग को जब साथ रखा जाता है तो संधि करनी पड़ती है, नित्य संधि होती है। एक पद यदि संधि करने के बाद एक ही शब्द बन रहा हो, उसमें 2 शब्द नहीं हो, यानी उनको जोड़ने पर एक ही शब्द बने, जैसे अनु और अय को जोड़ा, बना ना आपका, एक ही शब्द तो बना है, तो एक ही शब्द बने तो ऐसे प्रिय स्थानों पर संधि करनी ही पड़ती है। याद रखिएगा, चे प्लस आय, चे प्लस आह चायाह, जे प्लस आया जयाह, है ना। इस प्रकार जब एक ही शब्द का निर्माण हो रहा हो तो फिर आप इनको अलग चे अह जे अह ऐसा नहीं बोल सकते, आपको फिर एक साथ ही कहना पड़ेगा चय और जय। दोस्तों, समास कार्य करते समय समास के विग्रह पदों में विभक्ति लोप करने के बाद कई प्रकार की संधियां प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में संधि करे या ना करे तो आपको संधि करनी ही पड़ती है। जैसा नीला उत्पल, नील प्लस उत्पल में गुण संधि प्राप्त है तो वहाँ नीलोत्पल ही कहना पड़ेगा। 10 आनन है जिसके 10 और आनन 2 विग्रह पदों में यदि संधि प्राप्त है, दीर्घ संधि, तो फिर आपको संधि करनी ही पड़ेगी। आप बहाना नहीं बनाएंगे, 10 और आनन को आप अलग नहीं कर सकते। तो समास में एक पद बने तो धातु उपसर्ग साथ हो तो संधि कार्य होता है नित्य, लेकिन वाक्य में संधि कार्य विवक्षाधीन होता है, नित्य नहीं होता। पहला ऑप्शन तो वैसे विवक्षा आएगा, उत्तर याद रखना कि वाक्य में संधि कैसे होती है, विवक्षा अनुसार। हाँ, विवक्षा शब्द ना हो तो आप अनित्य शब्द का प्रयोग कीजिएगा, बाकी दोनों में फर्क है। वक्ता की इच्छा का मतलब है वो चाहे तो करे और चाहे तो नहीं करे, लेकिन अनित्य का मतलब है कि एक बार करे एक बार नहीं करे, तो ऐसी पाबंदी नहीं है। वक्ता का मन है कि वो उसको संधि करके बताए तो ठीक है, नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई भी उदाहरण कि न अहम वेदमी, मैं नहीं जानता हूँ, न अहम वेदमी, मैं नहीं जानता हूँ। अब न और अहम को वो अलग अलग भी पढ़ सकता है और दोनों को मिलाकर के ना हम वेदमी ऐसा भी कह सकता है। दीर्घ संधि है ना, और अ मिल के आ हो जाएगा, तो न अहम भी कह सकता है, ना अहम भी कर सकता है। ठीक है भैया। इस प्रकार वाक्य विवक्षाधीन होती है, इसलिए यहाँ संधि नित्य नहीं होती, अनित्य होती है। और जो गलत उत्तर था वही आपको छांटना था। तो संधि 3 स्थानों पर नित्य होती है, धातु उपसर्ग में, एक पद में और समास के कार्य में। लेकिन विवक्षाधीन कहाँ होती है? वाक्य में होती है। बहुत प्यारा प्रश्न है और अपने आप में बहुत सारी चीज़ें ली हुई भी हैं। व्याख्या करने बैठो तो अकेले इस एक जो आपका ये प्रश्न है इसकी 1 घंटा 1.5 घंटा व्याख्या हो सकती है। चलिए साहब, बात करते हैं हम संधि के भेदों की और अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सारे समस्याओं का समाधान लिए हुए है। प्रश्न कह रहा है समीचीन है, अस्ति कहा है, इस बार ध्यान रखना। इसका मतलब जो सही कथन है उसको आपको छांटना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि भेद 3 है, सिद्धांत कौमुदी अनुसार यानी भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि भेद 5 है, सामान्यतः संधि भेद 3 है, सभी समीचीन है। इसमें कौन से उत्तर को आप प्रायोरिटी देते हैं? पहले को, दूसरे को, तीसरे को या चौथे को? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में करवा के आप अपनी हाजिरी दीजिए और वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। जैसे आप स्टार्ट करते हो देखना तो वीडियो को तभी लाइक कर दें आप। जैसे अनलाइक करने वाले, डिसलाइक करने वाले कितने जल्दी बैठे रहते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी जल्दी दिखाइएगा, दिखाया करो। जैसे ही आओ पहले इसको लाइक किया करो और उसके बाद में जैसे ही आपका मन करे 1-2 प्रश्न हो तो आराम से फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दिया करो। और वो फेसबुक पर जब भी आप शेयर करें, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप फेसबुक पर शेयर करें तो मुझे टैग किया करें, मुझे जानकारी तो रहेगी कौन इस परिवार का सदस्य है, इस परिवार के लिए जो है थोड़ा सा तनिक 10-20 सेकंड का समय निकालता है। ग्रुप में आप शेयर करते हैं तो मेरे पास पहुंच जाती है किसने शेयर किया है। हालांकि आज तक तो मेरे पास ग्रुप में लोड कर मेरी पोस्ट कभी आई नहीं, मेरे अलावा, मेरे साथियों के अलावा।
आप लोग शायद पता नहीं कौन सी दुनिया में इसको शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं ये भी नहीं पता, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कर दो भाई कर दो भाई कर दो भाई। चलिए इतना कह दिया तो कर ही देंगे। उत्तर आप लोग दे रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सर्वे समीचीना। ये सारे कथन क्या है अपने आप में सही है। कैसे सही है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने संधि के कितने भेद बताए हैं? 3। सिद्धांत कौमुदी में वास्तव में संधि के भट्टोजित ने कितने भेद बताए हैं? 5। वहां लिखा है अत पंच संधि प्रकरणम। अब मैं 5 संधियों का प्रकरण स्टार्ट कर रहा हूं। सामान्यतः संधि के भेद कितने हैं? तो सामान्यतः संधि के 3 ही भेद होते हैं। तीनों ही कथन अपनी जगह सही है, और जो सबसे सही है इसका मतलब सारा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? सर्वे समीचीना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम व्याख्या पढ़ते हैं कि संधि के भेदों को हम किस प्रकार समझें, तो सामान्य भेद आप कितने पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। और ये 3 भेद वास्तव में किसने दिए? हमारे लघु कौमुदीकार ने दिए, वरदराज ने दिए, और यही हमारे संधि का आधार है। लघु कौमुदी शास्त्र को आधार मान करके हम संधि समास पढ़ते हैं। सबसे पहला भेद कौन है? स्वर। इसी स्वर को हम कहते हैं असंधि। दूसरा है हमारा व्यंजन, इसी को हम कह देते हैं हल संधि। और तीसरा है हमारा विसर्ग। ये 3 तो सामान्य भेद भी हैं, ये 3 ही आपके लघु कौमुदी में बता रखे हैं। लेकिन भट्टोजी दीक्षित में सिद्धांत कौमुदी में क्या किया कि स्वर संधि का जो अंतिम भाग होता है प्रकृति भाव। कौन होता है? प्रकृति भाव होता है, जहाँ संधि प्राप्त होने पर भी संधि कार्य नहीं किया जाता, स्टेच्यू करके रोक दिया जाता है। यथास्थिति जो होती है वो रख दी जाती है, जैसा संधि विच्छेद वैसा ही भाव रख दिया जाता है। इसको हम प्रकृति भाव कहते हैं। तो उसको उन्होंने अलग करके स्वर संधि में ही 2 पार्ट करके अलग से एक संधि का नाम दे दिया, उसमें नाम क्या है? प्रकृति भाव है। एक तो ये बढ़ गई। और विसर्ग संधि के प्रसंग में इन्होंने एक स्वादि संधि के नाम से अलग संधि कर दी। कहा कि जो ये सु आदि के स्थान पर संधि कार्य आप करते हो वो अलग एक विसर्ग संधि से अलग एक स्वादि संधि है। तो एक विसर्ग में बढ़ गई कि जैसे मनस में स जो है वो सु आदि है ना, रामस में स है वो आदि। तो इनको जब आप उत्तु संधि आदि कार्य करते हो, लोप आदि करते हो, तो वो स्वादि संधि के अंतर्गत आ जाता है। तो आपने स्वर संधि में से एक प्रकृति भाव बढ़ा दिया, आपने विसर्ग संधि में से एक स्वादि बढ़ा दिए। 3 पहले थी, 2 बढ़ गई, तो इनके अनुसार कितने हो गई? 5। तो सिद्धांत कौमुदी में तो 5 है, लेकिन सामान्य जो वेद है वो आपके स्वर, व्यंजन और विसर्ग के हिसाब से 3 ही वेद होते हैं। इसलिए परीक्षा में प्रश्न आ जाए, आप लोग पूछ भी रहे कि परीक्षा में आए तो सर हम क्या करें, याद रखिएगा प्रश्न हो कि संधि के भेद बताइए, संस्कृत में संधि बताइए, तो आपका उत्तर 3 होगा। लघु कौमुदी के अनुसार होता है तो भी 3 होगा, वरदराज के अनुसार 3 होगा। सिर्फ एक सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ और इनके रचयिता भट्टोजी दीक्षित का नाम आ जाए तब आपका उत्तर 5 है। बाकी सभी जगह सभी स्तरों पर आपको किसी भी रूप में प्रश्न पूछे तो आपको संधि के 3 ही भेद बताने हैं। भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि भावनाओं में बह जाओगे तो फिर बही जाओगे और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपकी समझ में आया होगा, आनंद भी आपने लिए होंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मुझे भी आनंद दे दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 बहुत प्यारा है भाई साहब। हमने मुख्य संधि के भेद पढ़े 3 और 5। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग संधियों के अलग अलग कितने भेद हम कर सकते हैं और कि मुख्य भेदों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब ये प्रश्न है सीधा 5 करोड़ का। कस्मिन विकल्पे, किस विकल्प में समीचीनम नास्ति, समीचीन कथन नहीं है। कौन से कथन में आपको ठीक बात नहीं लग रही, इसका मतलब जो गलत बात है उसको आपको निकालना है। जो सही नहीं है वो गलत होगा, तो गलत को पकड़ लेना। पकड़ो, जल्दी बताओ, फटाक से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। संधि के भेद 3 हैं, स्वर संधि के प्रमुख भेद 8 हैं। सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र का सवर्ण दीर्घ है, ली वर्ण का दीर्घ ली होता है। बताइए साहब कौन सा कथन इसमें गलत माना जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या संधि के 3 भेद नहीं है? क्या स्वर संधि के मुख्य 8 भेद नहीं है? क्या सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र अका सवर्ण दीर्घ नहीं है? या ली वर्ण का दीर्घ रूप ली नहीं होता? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारा सवाल है, इसमें हम वर्ण विचार संबंधी प्रश्न भी तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप सभी। अच्छा पढ़े, इसका मतलब सब जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रैंक के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत भारी होने वाला है। अच्छा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट रैंक लाने के लिए मैंने आपसे सुझाव लिए थे। मुझे अभी समय मिल नहीं पा रहा, भाग दौड़ इतनी है कि रात के 2 बजे तक जागना पड़ता है और सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। तो मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं आप सभी लोगों ने जिन्होंने कहा कि सर मैं भी फर्स्ट रैंक चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको इस मंच के माध्यम से मैं समय कह देता हूं क्लास में कि मैं जल्दी ही आपका व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाला हूं। और उस व्हाट्सअप ग्रुप में जो कई सारे अनुभव हैं मेरे स्वयं के, जो है कि मैं किस तरह से वास्तव में पढ़ता था और उस
प्रश्न को किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, हमारी क्षमता को हम अधिकतम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, हमारे समय और ऊर्जा को अभी अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। आप ये मत सोचना कि सर हमने व्हाट्सअप लिखा और आपने जवाब नहीं दिया, आपका इसलिए मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो बचने के लिए आपको क्या करना है, तो वो तो आपको पता ही है कि सीरीज टेस्ट को भी ज्वाइन करना है और शाम वाली क्लास को भी ज्वाइन करना है। तो ये दोनों काम तो आप कर ही रहे हैं, मेरे साथ जुड़े ही हैं। शाम को अपनी क्लास होती है 7 से 8 बजे रात को, जिसमें आप अच्छी संख्या में लाइव जुड़ते हैं और वहाँ हम शिक्षण आदि कार्य कर रहे हैं। व्याकरण शिक्षण के नवीनतम विधियों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। आज या कल में लगभग ये व्याकरण शिक्षण की विधियाँ समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जो नए टॉपिक आपके जुड़े हैं, समय का ज्ञान, और एक है आपका संख्या ज्ञान, एक है आपका अलंकार, और एक है राजस्थान में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं और राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया है। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार, जिसमें माघ से लेकर के आज की इस परंपरा में दुनिया भर के साहित्यकार हमारे निकले हैं, रूपकार, नाटककार आदि कई प्रकार के कवि लेखक का जन्म हुआ है, जिन्होंने कहीं न कहीं राजस्थान के इस निराले भूभाग को अपनी कर्मस्थल या जन्मस्थली से सुशोभित किया है। तो दोनों ही रूपों में जो भी साहित्यकार यहाँ काम किए, 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। तो साहित्यकार तो फिर भी हमारे लेवल 2 में ही है, एक ही भाषा में है, बाकी 3 चीज़ें तो विशेष रूप से आपको सीखनी है, उसमें भी समय ज्ञान और संख्या ज्ञान। बहुत ही सरल शब्दों में शानदार, जानदार, भयंकर, खतरनाक, जोरदार, लाजवाब तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा और आशा करता हूँ कि वो आपकी ज़रूरत भी है। आपको लग रहा होगा नया टॉपिक है, आज मैं अभी टेलीग्राम पे अलंकार के नोट्स भी आपको डालूंगा, ठीक है। तो उससे ही आपको पता चल जाएगा, उन्हीं को फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप भी पढ़ें। और समय और संख्या ज्ञान के नोट्स भी मैं आपको जल्दी ही डालने वाला हूं, है ना। तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें बहुत सहयोग करेंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके लिंक के साथ दिया हुआ है। तो लिंक पर आप जा करके टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ से मेरे साथ जुड़े। संस्कृत सरस्वती रामकुमार शास्त्री के नाम से चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन करें। तो आज मैं अलंकार की जो नोट्स हैं वो भी डालने वाला हूँ, और समय ज्ञान और संख्या ज्ञान आज या फिर कल लगभग डाल दूंगा। फिर आप उसको पढ़ते रहिएगा और साथ में हम साथ के साथ वहाँ पर पढ़ते भी रहेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि इसको फिर दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इंतज़ार कीजिएगा, या तो आज हमारा हो जाएगा व्याकरण शास्त्र का, तो कल से, नहीं तो फिर परसों से तो हमको स्टार्ट करना ही करना है, ठीक है भैया। तो 7 से 8 बजे की क्लास को भी आप ज्वाइन किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप जोड़ा करें। हर गांव ढाणी का बंदा जिसमें एक रामकुमार बसता है, किसी रामकुमार में गांव में जन्मा रामकुमार संस्कृत पढ़ा रहा है, संस्कृत सिखा रहा है, तो गांव में जन्मा, ढाणी में जन्मा हर बंदा, हर लड़का लड़की, हर विद्यार्थी को जुड़ना चाहिए। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि हम जो आप बाहर आकर के राजधानी में या कहीं भी पढ़ाई नहीं कर सकते, इतना भारी भरकम काम हो रहा है। तो निःशुल्क शिक्षा के लिए एक विशेष कार्य मैंने प्रारंभ किया था और मैं लगातार इसको बनाए हुए हूँ, हिम्मत के साथ, जद्दोजहद के साथ, कृत भूरी परिश्रम, बहुत अधिक परिश्रम के साथ, बशर्ते आपका प्यार, प्रेम और सहयोग मिलना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ें। मैं नहीं चाहता कि पूर्णतः शिक्षा का व्यावसायिकीकरण हो, विद्या को जो है दान ही रहने दिया जाए, इसका पूर्णतः व्यावसायीकरण ना हो। पर यह काम कब होगा, जब आप लोग मेरा सहयोग देंगे। मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं आने वाले समय में 2 साल में, इस साल में पूरे हिंदुस्तान को निःशुल्क रूप से यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से संस्कृत शिक्षण उपलब्ध करवा सकूं। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग चाहिए, ताकि हर गरीब विद्यार्थी, हर कहीं देश, राष्ट्र या हमारे राजस्थान या राजस्थान के बाहर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कहीं भी खेत की मेड़ पर बैठा हुआ, किसी खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, बबूल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, किसी बकरी गोने को चराता हुआ, हाथ में लकड़ी और एक हाथ में किताब लिए हुए, ऐसा मेरा कोई भी साथी बंधु जो दुनिया की भाग दौड़ से परे बाहर जाकर के कहीं तैयारी करने की सोचे, तो उसको अपने आप को अभाव में महसूस नहीं होना पड़े। उसको ये नहीं सोचना पड़े कि यार मैं तो राजधानी में नहीं गया, बड़े शहरों में नहीं गया, मैंने संस्थाएं ज्वाइन नहीं करी, मैंने कोचिंग नहीं करी, अब मेरा सिलेक्शन कैसा होगा। उन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रख कर के ईमानदारी से, उस नैतिक भाव के साथ कि आपके लिए मेरे ये शब्द, मेरा ये कार्य, मेरी वीडियो क्लास, मेरा ये सरस्वती जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, और ये यूट्यूब चैनल, ये मेरी किताब संस्कृत सरस्वती के नाम से, मेरा ये मॉडल पेपर संस्कृत सरस्वती के नाम से, आप टेट हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के पूरे किसी भी राज्य से आप टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रेड 2 और 1 का एग्ज़ाम, DSSB, PGT, TGT, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक हो। इस भावना से मैंने तैयार किया है, और इसीलिए किया है कि आपको वहाँ बैठे बैठे पढ़ कर के ये महसूस ना हो कि हम वो इतना अच्छा नहीं पढ़ रहे जो दुनिया शहर में जाकर पढ़ती है, बल्कि आपको ये लगे कि नहीं, रामकुमार जी हमारे साथ हैं,
हमारे साथ सर हैं, इनकी किताब, इनका मॉडल पेपर, इनका एप्लीकेशन हमारे साथ हैं, तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो शाम की 7 से 8 की जो हमारी क्लास है रात की, उसको भी आप ज्वाइन करें। अच्छी संख्या में आप लोग जुड़ रहे थे, 1-2 दिन बीच में व्यवधान हो गया, कोई बात नहीं, वापस मैं लौट आया हूँ, है कि नहीं। और टेस्ट लिंक आप जरूर शेयर किया करें, और जब भी आप फेसबुक पर डालें मुझे टैग किया करें, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आप लोगों ने शेयर किया है ना। इसके लिए आपका धन्यवाद भी मैं दे सकूं। और कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी घर में, ढाणी में, खेत पर, गेहूं के खेत में, सरसों के खेतों के बीच काम करते हुए, पानी पिलाते हुए, या किसी भी रूप में, तो आप लोग मुझसे अपने विचार शेयर किया करें, साझा किया करें। आपके जो अनमोल पिक्चराइजेशन होती है कि देखो गुरुजी मैं ऐसी विकट परिस्थितियों में हूँ, मैं खेत की रखवाली कर रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गोने बकरियाँ चरा रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सामान्य यहाँ खेत की मेड़ पर बैठा बैठा पढ़ रहा हूँ, मैं मेरा जो घर है उसकी छत पे जाके पढ़ता हूँ। पता नहीं कितने समायोजन आप लोग करते होंगे, मुझे पता है, गाँव के सब लोग हैं, मैं भी गाँव का ही हूँ, तो हम लोग कितनी सारी चीज़ों को साथ लिए हुए चलते हैं, लेकिन फिर भी अपने पढ़ाई को लगातार बने हैं। तो ऐसे विचार भी आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से साझा किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कदा कई बार हो जाता है कि हम भागदौड़ से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो लगता है ठीक है यार आज रहने देते हैं। तो जब भी ऐसा कभी भाव मेरे भी मन में आए, तो मैं आप लोगों को देखकर, आप लोगों के उन विचारों को सुनकर, पढ़कर, और उन विचारों को देख करके, आपकी वो फोटोज़, आपकी वो माहौल, आपका वो सब जो है जीवन को देख करके वापस में उठ खड़ा हूँ। तो प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार की जीवन के जैसे भी आपके विचार हैं, आपको मेरे से जुड़ने के बाद आपके अनुभव कैसे रहे, किस रूप में आप संस्कृत सरस्वती परिवार को पढ़ रहे हैं, सरस्वती एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सरस्वती यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिस भी रूप में, तो वो आप विचार भी मेरे साथ साझा, व्हाट्सअप जो अपने नंबर हैं 6350 के नंबर आपको दिख रहे होंगे, 6350 276 279, है ना, 6350276279, इन नंबरों पर आप साझा कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप किसी न किसी माध्यम से, सरस्वती एप्लीकेशन के माध्यम से, सरस्वती यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सअप से, या बुक या मॉडल पेपर के माध्यम से आप। अच्छा, एक बात और है, अपनी मंगलवार तक बुक निश्चित रूप से मार्केट में आ जाएगी, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। जो लोग नई किताब खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, और जिन्होंने पुरानी पढ़ रही है वो भी निश्चिंत रहें। टेलीग्राम के माध्यम से यदि आप जुड़े हैं तो आपको नोट्स यहीं उपलब्ध करवा दूंगा, तो नई किताब आपको विशेष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने साथियों को भी कहें कि इंतजार खत्म होने वाला है, मंगलवार को नई किताब आ जाएगी 11 नवंबर के एडिशन के साथ में। तो आप बिना किसी संकोच के, आराम से, धैर्य के साथ कोई अनावश्यक विशेष सामग्री को इकट्ठा करने से बचें। अगला प्रश्न पढ़ें ताकि आपकी नौकरी लगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा भैया, शेयर कर डाला तो फिर लाइव जिंगल डाला। प्रश्न था हमारा कस्मिन विकल्पे समीचीनम नास्ति। तो बात कर रहे थे हम, उत्तर आप लोगों ने धराधर 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 दे दिया, और उत्तर आपने पकड़ भी लिया कि लृ वर्ण का दीर्घ लृ नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कौन सा है, हमारा द है। देखो दोस्तों, संधि के 3 भेद हमने पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 8 भेद मुख्यतः माने गए हैं। वैसे हम सामान्य बहुत सारे भेद कर सकते हैं, लेकिन हम जिस लेवल पर बात कर रहे हैं वहाँ पर 8 भेद स्वीकार किए गए हैं। जैसे पहला कौन सा हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, यानी सवर्ण दीर्घ संधि। दूसरा हो जाएगा आपका गुण संधि। उसके बाद में हो जाएगी वृद्धि संधि। उसके बाद में है यण संधि, और 5वीं है अयादि। ये 5 तो बड़ी बड़ी मुख्यतः संधियाँ होती हैं। इन 5 संधियों के अलावा आप पढ़ते हैं एक पूर्व की रूप संधि, यानी पूर्व रूप संधि, एक पढ़ते हैं आप पररूप संधि, और एक पढ़ते हैं आप प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद माने जा सकते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि करने वाला जो सूत्र है उसका नाम है अकह सवर्णे दीर्घ है। तो तीनों चीज़ें ही सही हैं तो हमारा उत्तर नहीं, क्योंकि हमसे तो गलत वाक्यों को छांटने को कह रहा है। इसलिए गलत कौन है कि लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। लृ वर्ण का या तो ह्रस्व ही होता है या प्लुत ही होता है। इसलिए दोस्तों, इसके आपने कितने भेद पढ़े थे? 12 पढ़े थे ना, क्योंकि ऋष्व के 6, प्लुत के 6, दीर्घ इसका कभी होता नहीं है। तो इसका यदि आपने मोटा पेट कर दिया तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसका कभी दीर्घ नहीं होता। इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि को भी जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए किसी प्रकार का दीर्घ रूप प्रस्तावित नहीं करते हम ह्रस्व और प्लुत रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा प्रश्न था ना। इसी से और भी ज़्यादा अच्छे प्रश्न अब हम बढ़ते हैं, और आगे की चर्चा में अब हम आगे बढ़ गए हैं संधि की तरफ। मैंने बातों ही बातों में आपको बता दिया कि अब हम पहले किस संधि की चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको अकह सवर्णे दीर्घः इस सूत्र की चर्चा कर दी। इसका मतलब हम दीर्घ संधि के आगे सोपानों में बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें आपका दीर्घ संधि के हिसाब से मिला है, कस्मिन विकल्पे, किस विकल्प में, समुचितम संधि कार्यम अस्ति। सही, समुचित का मतलब सही संधि कार्य किया गया है। तो जहाँ सही संधि कार्य किया गया हो वो आपको छांटना है।
बताइए जल्दी से, शानदार प्रश्न है। यहाँ से असली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आपकी। वर्ण विचार की सीरीज भी जबरदस्त थी और उससे जबरदस्त आपकी संधि की श्रृंखला होगी, उससे भी खतरनाक धांसू जबरदस्त आपकी समास प्रत्यादि की श्रृंखला होगी। इसलिए जल्दी से उत्तर दीजिएगा, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। दैत्य प्लस अरि, ए और ए मिलकर के जो बना है वो सही है। श्री प्लस ईशः में ये सही है। च प्लस अर्थ में चार था, ये बना जो सही बना है। यह सर्वे समीचीन है। जो भी आपका उत्तर है जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा मुझे, इसका उत्तर क्या होगा, किस विकल्प में सही संधि कार्य किया गया है। बहुत बढ़िया, उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वे समीचीना। तो देखो, जब तक हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा उत्तर नहीं निकल के, ऐसी ही सीरीज होनी चाहिए जो हमको मजबूर कर दे चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए। देखो प्यारे साथियों, ये सभी जो उदाहरण आप देख रहे हैं वो सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो कौन सी संधि के हैं, सवर्ण दीर्घ संधि के हैं। और सवर्ण दीर्घ संधि का जो प्रोग्राम है, जो नियम है, वो कहता है कि जब अक वर्णों के बाद में इन्हीं के समान अक वर्ण आ जाए तो आगे भी अक हो, पीछे भी अक हो। अक में आते हैं आपके 5 स्वर, जो मूल स्वर आप पढ़ते हो ना, ए ई उ री री। इन 5 स्वरों के बाद इन्हीं के समान 5 वापस आ जाए, इनमें से कोई सा भी ए के बाद ए, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री और री के बाद री, तो इन दोनों के स्थान पर, अर्थात जो पूर्व वर्ण जैसे ए है और बाद का ए है, इन दोनों के ही स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है इनका दीर्घ वाला। जैसे ए और ए का दीर्घ क्या होगा, आ, ई का ई, उ का उ, री का री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए कभी भी ली प्लस ली को आप ये वाला मोटा ली इस प्रकार से नहीं करेंगे, केवल एक ही बार घुमाना है। जो 2 बार घुमा दिए तो ज़िंदगी में आप घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस ए बराबर आ बनाया तो ठीक है, ई प्लस ई बराबर ई बनाया तो भी ठीक है, ए प्लस ए बराबर आ बनाया तो भी ये सब उदाहरण ठीक है। इसलिए उत्तर हो गया आपका सर्वे समीचीना। तीनों ही ऑप्शन में सही संधि कार्य किए गए हैं और तीनों ही दीर्घ संधि के बहुत प्यारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार से मुर प्लस अरि मुरारी हो सकता था, इसी प्रकार सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह हो सकता था, सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी हो सकता था, देव आनंद देवानंद, परम आनंद परमानंद, लोक आनंद, श्री शाह श्री ईसा, नदी ईसा, है ना। इसी प्रकार से नदी प्लस ईशा नदीशा, लक्ष्मी प्लस ईशा लक्ष्मी शाह, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, मुनि प्लस ईशा मुनीशा, ऐसा हो सकता है। च प्लस अर्था चार था। ऐसे भी कई सारे उदाहरण आपको दीर्घ संधि के प्रसंग में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है अब की बार 10 करोड़ का, सीधा आपके द्वार। ये लो भाई साहब, समुचितम विकल्पम चुनिता। अब की बार भी यही कह रहा है आपसे, समुचितम यानी जो सही विकल्प है उस विकल्प को आप क्या करें, चुने। ये भी आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। वीडियो को भी आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक करो भैया, और शेयर नहीं किया तो शेयर करो। जितना अधिक लाइक और शेयर करोगे उतना ही पढ़ने में आनंद भी आएगा आपको, और मुझे भी आपको पढ़ाने में आनंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और आपका धन्यवाद देंगे, यार तुमने क्या मुझे जो है टेस्ट सीरीज़ का चैनल बताया है, इसको पढ़कर तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं हलवा खा रहा हूँ, जैसे मैं 5 पकवानों का, 5 भोजों का, 56 प्रकार के भोग जो है उनका आनंद ले रहा हूँ। तो क्यों आप नहीं चाहते आपके दोस्त भी इस प्रकार का अनुभव करें? जल्दी से उन सभी को आप शेयर करें और मुझे भी खुश करें। समुचितम विकल्पम चुनिता। भानु प्लस उदया भानुदय सही बना है क्या? गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश सही बना है क्या? भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा सही बना है क्या? सर्वे समीचीना, या फिर सभी सही बने? जल्दी से जवाब दीजिएगा, मुँह का हाथ से निकल ना जाए। फिर मत करिए गुरुजी विकल्प हम तो जवाब दे ही रहते, आपने जवाब दिए। जल्दी बताएं इसका उत्तर क्या होगा। परीक्षा में आप बैठे हों, आपसे यही प्रश्न पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। धड़ाधड़ कमेंट सन जी, मोबाइल हैंग हो जाए मेरा। चलिए पकड़ रहे हैं आप सभी। तो सर्वे क्या है? समीचीन है। इसका उद्देश्य क्या है? मैं चाहता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके ध्यान में हो। दोस्तों ऊ और ऊ है रस्व और रस्व, तो दीर्घ हो गया। भानु का उदय भानुदय होता है। गुरु याद रखना, यहाँ पर भी बहुत सारी समस्या आ जाती है। कई बार क्या करता है, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद पूछता है। पहला ऑप्शन होता है गुरु, उस गुरु में रू छोटा नहीं होता, जैसे रस्व है ना इसमें देखो ये, और ये दीर्घ रूप है तो ये इसको यहाँ पर भी दीर्घ रूप ही दे देता है, और फिर आप लोग उसको ध्यान देते नहीं, उसको करके आ जाते हैं। और चौथा ऑप्शन लिखा होता है रस्व रूप वाला, और आप कहते हैं फिर बाद में कि तो प्रश्न ही डिलीट होगा, फलाना होगा, ढीकड़ा होगा, है कि नहीं। इस प्रकार की जो पता नहीं कितनी वकालत आप खुद करने लग जाते हैं, वकील साहब बन जाते हैं आप लोग। तो थोड़ा ध्यान दिया करें, क्योंकि आप देखो आप पहला ऑप्शन पढ़ दो, मान लो ये नीचे और लिखा होता, यानी यहाँ ऐसा होता है रस्व दीर्घ वाला और नीचे रस्व वाला वापस लिखा होता, तो रहा तो कि यार ये क्या हुआ,
2 बार क्यों दिए, फिर आप दिमाग लगाते सोचते तो आपका प्रश्न गलत नहीं होता। तो ऐसे जगहों पर आप थोड़ा बचा करें। तो ये जो होता है रस्व थोड़ा घूम के आता है, ये सामान्य इस प्रकार आता है। तो गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश कहलाता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद भानु प्लस ऊर्जा में भानुर्जा, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सारे सही हैं, तो इसमें आपका कोई भी गलत नहीं है। ये तीनों में चाहता था आप लोग सीखें, अच्छे उदाहरण है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। अगला प्रश्न दीर्घ संधि का बहुत ही शानदार, खतरनाक, लाजवाब, भयंकर, धांसू वाला है। इसको कर डाला तो फिर लाइव का लाला, लेकिन आपको लाइक और शेयर भी करना है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी साथी लोग हमारे जुड़े। बहुत सारे लोग कहते सर हमको तो कोई शेयर ही नहीं करता, वरना हम भी पढ़ने आ जाते। बहुत प्यारे उदाहरण है, जोरदार उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सब इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। कस्मिन विकल्पे सुसंधि कार्यम न अभवत। कस्मिन किस विकल्प में सुसंधि कार्यम सही संधि का कार्य न अभवत नहीं हुआ है। एक विकल्प है जहां पर सही संधि कार्य नहीं हुआ है, उस विकल्प को आपको छांट कर बताना है। जैसे होत्री प्लस ऋकारः, होत्रिकारः बनेगा कि नहीं बनेगा। भू प्लस ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम बनेगा कि नहीं बनेगा। कर्तृ प्लस ऋणम, कर्तृणम बनेगा कि नहीं बनेगा। सु प्लस उक्ति ही, सूक्ति ही बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत ही बारीकी मिस्टेक है। आप लोगों की नज़रें यदि हंस और गिद्ध के समान हैं, जो पानी में पड़ी मछली को भी देख लें, आपकी नज़रें यदि अर्जुन के तीर के समान और आपका निशाना यदि अर्जुन की तरह है, तो मछली की आंख को देख करके बता दे और निशाना लगा दे। जल्दी से करो। लग रहा होगा गुरुजी इसमें तो सारा ही सब कुछ सही दिख रहा है हमको, तो मामला गड़बड़ कहाँ है। तो एक जगह मामला गड़बड़ है और बहुत छोटा सा गड़बड़ है, इसको आप जल्दी से पकड़ लीजिएगा। जब भी आपको लगे कि सारे ऑप्शन सही हैं तो वहाँ विशेष रूप से आपको अवधान देने की आवश्यकता है। होत्रिकार में देखो रस्वरी और रस्वरी मिलाकर दीर्घरी बना रखा है। भू ऊर्ध्व में भूर्ध्वम, कर्तृणम कर्तृणम, सूक्ति में सूक्ति, तो गलती कहाँ है। जल्दी करो, जल्दी करो। पकड़ा कि नहीं, बहुत अच्छा, कुछ लोग पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ना। ऐसे सवाल होने चाहिए जिसमें आपको बहुत बारीकी से देखना पड़े, सोचना पड़े। प्यारे साथियों, इसका उत्तर है वाह। क्यों उत्तर है तो पहले मैं बता देता हूँ कि सही क्यों नहीं है। देखो भू शब्द है धरती का पर्याय, ये तो सही है, लेकिन जो ऊर्ध्वम शब्द है उसमें रस्व उ नहीं आता, उसमें दीर्घ उ आता है। फिर दीर्घ उ मिलकर के आपका शब्द क्या बनता है, भूर्ध्वम। आई क्या बात समझ में। तो छोटी सी चीज़ थी, आपको यहाँ नोट करना था। अब होत्रिकार में देखो रस्वरी रस्वरी तो दीर्घ बनता है, सही है। कर्तरी में भी रस्वरी होता है, री होता है, कर्तृ बन गया तो सही है। सोक्ति में सु रस्व उ, उक्ति में उस रस होता है, दोनों का दीर्घ रूप बन गया तो सही है। तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। लेकिन इसमें जो ये प्रोग्राम है ये ऊर्ध्वम में उ रस्व नहीं होता, ऊर्ध्वम होता है, तो ये गलत है, इसलिए आपका उत्तर यही हो गया। तो इतनी बारीकी से, अच्छा ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, चारों को बिना पढ़े आप उत्तर नहीं दे सकते, और वही आपकी एक सार्थक सीरीज होती है। तुलना कर लेना, इस प्रकार की सीरीज आपको कहीं मिल जाए तो अक्खे हिंदुस्तान में, है ना। फिर लौट करके आना है आपको संस्कृत सरस्वती परिवार में। आगे चलो भैया, अभी भी हमारे पास में दीर्घ संधि के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हमको सीखे बिना चैन नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ सारे उदाहरण आप सीखें। तो अगला प्रश्न है वही दीर्घ संधि का, सुसंधि कार्यम न अभवत। सही संधि कार्य कहाँ नहीं हुआ है। तो गिद्ध की सी नज़र रखो, न जाने कब कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे दे दी जाए। लि प्लस लि लिकारः, लि प्लस लि वर्णः ली वर्णः, लघु प्लस ऊर्मि ही लघूर्मि ही, गमलि प्लस लिकारः गमलिकारः। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मिलेगा एक बहुत ही शानदार उपहार। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात क्या बात क्या बात। तो जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। जितना जल्दी आप जवाब देंगे मुझे लगेगा वास्तव में उतना ही अच्छा ध्यान रखें, और आपको इंतजार रहता है अगले सवाल का। ए ब स द, कौन सा जवाब है आपका, कौन चाहता है मुझसे शाबाशी लेना, जल्दी करें। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। बहुत अच्छे, पकड़ तो लेते हैं मतलब आप। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। बोला ऐसा क्यों है। तो लरी और लरी रस्व दो लरी है, और दोस्तों आप सबको पता है कि लरी का दीर्घ नहीं होता है, तो ये रूप आप कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। इसका दीर्घ रूप कभी होता नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारे स्वरों के 3 परिवार, बच्चों के 3 बच्चे होते हैं, ह्रस्व का बच्चा, दीर्घ बच्चा और प्लुत बच्चा, छोटा बड़ा और बूढ़ा। इसका बड़ा रूप नहीं होता, ये डायरेक्ट या तो शेष अवस्था में होता है, फिर या प्रौढ़ अवस्था में यानी बुढ़ापे में आपकी तरह हो जाता है कि नहीं। तो इसका दीर्घ रूप कभी नहीं होता। तो ये जो प्रोग्राम दे रखा है ना, ये डबल लरी घुमा करके, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे लरी प्लस लरी वर्ण में दोनों मिलेगा, संधि का नाम तो दीर्घ ही होगा, ध्यान रहे, लेकिन रहेगा रस्व रूपी, क्योंकि दीर्घ होता ही नहीं। लघु प्लस उर्मी में ये भी सही है, और गम प्लस लिकार में ये भी सही है। लेकिन ये जो प्रोग्राम आपने लिखा था कि लरी और लरी का मोटा रूप लरी दीर्घ होता है, ये तो गलत बात है। जो गलत बात है वही आपका इसमें उत्तर पूछा है कि कौन गलत है, तो हमने छांट लिया कि पहला ऑप्शन आपका गलत है। आया मजा। देखते जाओ भैया, देखते जाओ। 30 में से 30 करवाने हैं ना आपको, तो छोड़ेंगे नहीं आप।
चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद में आपकी अगली संधि स्टार्ट होती है गुण संधि। गुण संधि से पहले मेरी सुन लीजिएगा आप दो काम की बातें। सबसे पहली बात, सीरीज तक की तारतम्यता ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहें। शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे की जो क्लास है उसको आप ज्वाइन करें। उसमें यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के बाद में फिर दोहरा रहा हूँ, समय ज्ञान और संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और संख्या ज्ञान और अलंकार की जो क्लास आपकी जुड़ी है, राजस्थान के जो साहित्यकार जुड़े हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। और वो कला संस्कृत इतिहास से संबंधित गद्यांश है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो जैसे पहले गद्यांश आ रहे थे वैसे ही गद्यांश आएंगे। विषय वस्तु वही आती थी पहले भी, कला संस्कृति के आते थे, अभी वही आएंगे। ठीक है भैया। दूसरी बात, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। जब भी आप फेसबुक पर शेयर करें मुझे टैग करके करें, ताकि मुझे पता चले कि 2, 3 लोग, 5 लोग, 50,000, 500 लोग, कितने लोग मुझे फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। मुझे टैग जरूर करें। आपको मेरी आईडी मिलेगी संस्कृत सरस्वती रामकुमार शास्त्री के नाम से फेसबुक पर, या फिर रामकुमार जाट के नाम से अंग्रेजी में डालोगे तो वहाँ पर दूसरी आईडी मिल जाएगी। तो मुझे हमेशा टैग करें। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें वीडियो के लिंक को शेयर करें, और फेसबुक पर भी दबा, और टेलीग्राम पर भी आपके पास ग्रुप वगैरह हो वहाँ आप शेयर कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आप शेयर करें। क्लास में संख्या बढ़ाते रहिएगा, मेरा वादा है आपसे। मैंने आपको बोला है कि 30 में से 30 देने का पूरा प्रयास करूंगा, और आपको लग भी रहा होगा। ऐसे सीरीज यदि आपने जिंदगी में, मुझे बता दो कभी पढ़ी हो तो, तरीके से देखो, संधि शब्द को लेकर के, संधि शब्दों के भेद से लेकर, परिभाषा से लेकर, अर्थ से लेकर, सूत्रों के से लेकर, एक एक संधि की कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरण जो भी हैं वो परीक्षा में आपके से बाहर कुछ जाएगा नहीं। बशर्ते आपका सहयोग बना रहे, इसी तरह प्यार प्रेम बना रहे। संस्कृत सरस्वती जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उस संस्कृत सरस्वती को प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड करिएगा। उसमें आने वाली जो 70 टेस्ट पेपर आपको जल्दी में डालने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप 10,000 जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें इसको। जितने लोग फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर, जिस भी माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से इस समय जितने मुझे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसे 10,000 व्यूज़ मिलेंगे आज की तारीख में, आज के दिन, तो 10,000 लोग डाउनलोड कर लें। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर आप मुझे बार बार कहोगे सर प्लीज़ हमें सीरीज़ दे दो, सर प्लीज़ हम डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐसा वैसा। तो मैं आप सब लोगों के लिए मैं इस समय विशेष रूप से करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत 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 निःशुल्क रूप से संस्कृत शिक्षण का कार्य हो। हिंदुस्तान में कोई भी बालक, विद्यार्थी, साथी मेरा जो संस्कृत सीखना चाहता है वो संस्कृत को कठिन न समझे, और संस्कृत को ये न समझे कि यार हम कैसे पढ़ें, इतनी महंगाई है, इतना ये है वो है। उन सब चीज़ों के लिए ही मैं आपके लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहा हूँ। बशर्ते मैं सफल कब होऊंगा, मेरी भावनाएं मेरी कब जो है सार्थक होंगी, जब आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। इसलिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आपने कोर्स लिया कि नहीं लिया, मैं नहीं करा कि आप इसे लेवें ही, लेकिन फिर भी एक बार कंटेंट में जाकर के आप देखें कि निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में इतना सब मेहनत करके, इतना प्यारा शानदार तरीके से एक एक विषय वस्तु को बिल्कुल जीरो लेवल से उठा करके मैंने सारा उस संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन में डाल रखा है। तो आप लोग उसको देखें एक बार, फिर आपको लगता है कि ठीक है तो उसे ज्वाइन करें। नहीं तो सीरीज जो आपको निःशुल्क रूप से सभी को मिलेंगी, सब जो लोग ले रखे हैं उनको भी, और जो नहीं लेंगे उनको भी डाउनलोड करने मात्र पर आपको मिलेंगी। तो इस सीरीज का भी आप लाभ उठाने के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको व्हाट्सअप करें। मैं आपसे बात नहीं कर पाए मान लो भागदौड़ में कभी, तो निश्चित रूप से कोई बात नहीं, आप 2 बार 3 बार आप करते रहिएगा, मेरा ध्यान आपकी तरफ जरूर जाएगा, और मैं निश्चित रूप से आपके सवालों को देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसी भावना के साथ कि आप लोग पूरा मेरा सहयोग देंगे, पूरे प्यार प्रेम से आप जुड़ते हैं। और मैंने आपसे एक बात और कही थी, गाँव ढाणी खेत खलियान कहीं पर भी आप किसी न किसी रूप से मेरे से जुड़े हुए हैं तो अपने अनुभव आप मुझसे जरूर साझा करेंगे, किसी फोटो के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लेख के माध्यम से। व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर सामान्य किसी और माध्यम से भी आप मेरे पास जुड़े हैं, जो आप फेसबुक आदि पर भी, तो वहाँ पर भी आप मुझे टैग करके अपने जो है अनुभव साझा कर सकते हैं। आपके इसी सवालों की आकांक्षा में और इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करोगे, और भी अन्य साथियों को जोड़ेंगे। आज की संख्या में कल ज़्यादा मुझे दिखे, 2 बात जो मैंने आपको ज़्यादा कही आज, उन दोनों बातों से मुझे लगना चाहिए, कल की क्लास में फ़र्क नज़र आना चाहिए। कल हम वापस 13वें प्रश्न से संख्या स्टार्ट करेंगे। गुण संधि से होते वृद्धि संधि के रास्ते से जाते हुए, ऋण संधि और अयादि संधि का आनंद लेते हुए, पूर्वरूप और पररूप संधि को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट में प्रकृति भाव विराम लेंगे। उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, दोनों ही वर्ण विचार और संधि से संबंधित वीडियो मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, सारे पार्ट्स बहुत शानदार तरीके से। तो आप अभी तक यदि उनको भी नहीं पढ़ा हो तो आप उनको भी पढ़ें, और मैंने प्लेलिस्ट में, इनकी प्लेलिस्ट में जाकर मैंने इनकी लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली सारे वीडियो एक साथ पढ़ सकते हैं, क्रमशः दिए हुए हैं। और उसके बाद में जैसे अपना इधर से संधि आदि का काम हो जाएगा, फिर हम शिक्षण विधियों की सीरीज या ग्रामर की सीरीज लगातार जैसा भी अपनी सुविधा रहेगी वैसे हम चालू करते रहेंगे। उधर हम शिक्षण विधियाँ पढ़ी रहें, और जो नवीन आपके संख्या ज्ञान, समय ज्ञान आदि पढ़े हैं, निश्चिंत रहो। अलंकार, इस समय मैं कह रहा हूँ, अलंकार जो काम मैं अलंकार में आपको कर सकता हूँ, इतनी मेहनत और शिद्दत और स्वाभाविकता, सरलता के साथ मैं आपको पढ़ा करके सिखा सकता हूँ, शायद ही कोई ऐसा कर पाए। तो मेहनत आप सबको पता है कितनी मैं करता हूँ, शाम को भी सारे दिन काम करके आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आकर एकदम चुस्त दुरुस्त, एकदम एक्टिव होकर के आपके सामने 1 घंटे का सेशन करवाता हूँ। देख लेंगे, हमारा समय बढ़ाने का होगा तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा, बशर्ते आपका सहयोग हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तूफान आ जाए भयंकर,
चारों तरफ एक ही काम हो, सरस्वती संस्कृत सरस्वती परिवार के सदस्य लोग हों। राजस्थान के हर कोने में आप लोग मुझे देखते हैं, कल आपने बताया भी था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखा करें आप, ताकि पता रहे कि राजस्थान और हिंदुस्तान का कौन सा कोना ऐसा है जहाँ से अभी लोग जुड़े नहीं हैं, वहाँ से भी आप जुड़ने का प्रयास करें। अच्छा लगता है, कोई कहता है कि सर हमारे गाँव में तो सभी बच्चे आप ही को देखते हैं, आप ही के शिक्षण को सराहते हैं और आप ही से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि हर गाँव ढाणी का एक राम कुमार एक गाँव ढाणी से निकला है, तो हर गाँव ढाणी का नाम जो है बालक बालिका या कोई भी छात्र विद्यार्थी पढ़ रहा है संस्कृत, उसके पास राम कुमार पहुँचे। इसी भावना के साथ कि आप लोग सब सहयोग करेंगे, मेरी बात को गंभीरता से समझेंगे। मिलेंगे कल सुबह फिर 8 बजे हमारे लाइव टेस्ट सीरीज में। आप सभी को नमस्कार करें एक बार सभी, इसके बाद हम विराम लेते हैं। नमस्कार प्रणाम सभी को। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। याद रखिएगा, वीडियो की लिंक को फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर शेयर करते समय मुझे टैग करना भी मत भूलिएगा। आपको इस बार मैं देखूंगा कि कौन कौन मुझे टैग करता है। मेरी आईडी संस्कृत सरस्वती राम कुमार शास्त्री या फिर राम कुमार जाट अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो वो मिल जाएगी। मेरी एक फ़ोटो लगी है, इतना अच्छा मैं दिखता नहीं पर फोटो मेरी अच्छी से लगी है, तो आप उसको मुझे टैग जरूर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में किस बंदे ने मुझे शेयर किया है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।